हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज सोल्यूशन करने वाले हैं नीट फिजिक्स का। इस बार नीट का जो क्वेश्चन आया था उस पर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जो फिजिक्स पार्ट में पहला क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान था, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे क्वेश्चन आसान था। तो आसान था, देख लो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। ठीक है। इफ डी ब्रॉली wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the minus 2 nanometer, then the potential difference is what? ऑप्शन दे दिया 10 to the power 4 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, या ये होगा। तो क्वेश्चन एकदम आसान, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है कि हमको पता है डी ब्रॉली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाई रूट वी नैनोमीटर होता है। ठीक है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखते हैं तो 12.27 लिखते हैं, बट ये नैनोमीटर में 1.227 होता है। तो यहाँ से हमको लैम्डा दे दिया है, v निकालना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो इसको ऐसे कर देते हैं ना। रूट v इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1.227 है, रहने तो 1.227 ये नैनोमीटर में है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ ना यहाँ पे, वेवलेंथ दिया हुआ, डी ब्रॉली वेवलेंथ दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 नैनोमीटर। ऊपर नैनोमीटर कट गया और ये भी कट गया, तो बचा गया 10 टू द माइनस 2, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो रूट v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर 4 होगा। कहां पे, ये रहा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, 10 टू द पावर 4 ऑप्शन, जो 10 टू द पावर 4 है वो करेक्ट है। तो एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, कोई कैलकुलेशंस भी नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले वाला मैं रब कर दूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये तो बहुत आसान दिया है यहाँ पे कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ये स्लिट्स है, ये स्क्रीन है। ठीक है। ये स्लिट्स है, ये यही इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। इनके बीच में डिस्टेंस है d, स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल D। तो जो फ्रिंज विड्थ होता है, जैसे यहाँ पे फ्रिंज बना है, तो फ्रिंज विड्थ जो होगा वो, जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा। बीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं ना लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला है। तो बोला है कि यहाँ की सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स, ये जो कोहेरेंट सोर्स, ये जो d है, d के भी d जो है वो उसको सेपरेशन क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब स्मॉल d को हाफ कर दिया। तो जो नया बनेगा, जो नया फ्रिंज विड्थ होगा बीटा डैश, बीटा को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, बीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा। ठीक है। d ये देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब d को 2d कर दिया। ठीक है। डिवाइडेड बाई, और स्मॉल d को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो d/2। ठीक है। d/2 लिख देते हैं, इसको d/2 लिख देते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, ये एकदम आसान है ना। ये अपना हो गया, ये 2 पर गया तो ये हो गया 2 to 4 लैम्डा d/d। तो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना, 4 बीटा हो गया, मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया 4 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 4। ये जो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया है 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू दी एंड्स ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, उसके एंड यहाँ पे एक 4 kg का मास, यहाँ पे एक 6 kg का मास लटका दिया थ्रू पुली, और पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली बोल के दिया है सिस्टम। तो बोला है कि यहाँ सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी के टर्म में एक्सेलरेशन इसका क्या निकालना है। सपोज ये भारी है, तो सपोज ये जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो ये भी क्या होगा एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी, इन टर्म्स ऑफ जी। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे पहले देखने के फोर्स क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर mg, इसका फोर्स किधर, वेट नीचे की तरफ लगता है 6g हो जाएगा, mg होता है तो 6g, और इसका किधर लग रहा है इधर की तरफ 4g। ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने का न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, टोटल मास, नेट फोर्स बाई मास। यहाँ पे कैपिटल M लिख देता हूँ। मास कितना है 4 kg प्लस टोटल मास कितना है 4 kg प्लस 6 kg, तो 10 kg हो गया। नेट फोर्स कितना है, देखो 6g इधर की तरफ लग रहा है और 4g इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन बड़ा कौन है 6g बड़ा है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 6g माइनस 4g डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6। तो कितना हो गया 6g माइनस 4g हो गया 2g, और हो गया 2g डिवाइडेड बाई 10, 2g डिवाइडेड बाई 10, और कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा g/5। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 g/5 करेक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एकदम आसान क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
लाइट के इंटेंसिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो देखा गया है कि इक्वल होता है, मतलब ये इसका आंसर होगा 1:1। इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है लाइट की इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है 1:1। इसका आंसर होगा 1:1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो ना कि द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विद मोलिकुलर डायमीटर दे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है और फॉर्मूला हमने ये एनसीईआरटी में डिराइव किया होगा, डिराइव सब लोग करते हैं इसको। तो मीन फ्री पाथ का इसका फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला होगा फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 3 पाई 1/√2 n पाई d स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही है, तो ये होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है। सीरीज एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है कि सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। बोले कि व्हेन एल इज रिमूव्ड, मतलब इंडक्टर को रिमूव कर दिया, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। ठीक है, और इफ सी इज रिमूव्ड, मतलब अगर कैपेसिटर को रिमूव कर दे, एल को रख के कैपेसिटर को रिमूव कर दे, तो फेज डिफरेंस जो वो फिर से π/3 रह जाता है, किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो बोला कि पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ। तो यहाँ पे क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या, पूरा का पूरा एलसीआर का कंसेप्ट होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ पे हमको फेज डिफरेंस की बात करें तो एलसीआर सर्किट में ये तो पढ़ा होगा ना, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, tan phi = XL - XC/R, ये लिखते हैं, या फिर XC - XL/R, ये मतलब XL - XC हो सकता है, XC - XL हो सकता है, मतलब डिफरेंस ऑफ दिस इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय R, ये तो हो गया। अब वो बोल रहा है कि अगर मान लो कि L रिमूव कर दे तो ये नहीं रहेगा, L रिमूव कर दे तो ये नहीं रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ना कि tan phi = XC/R। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बोला कि डिफरेंस है, ये माइनस नहीं, एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंस है, माइनस भी नहीं बोलते इसको हम लिखते हैं। तो अगर इंडक्टर डोमिनेटेड हो तो माइनस लिख देते हैं, कैपेसिटर डोमिनेटेड हो तो XC - XL लिखते हैं, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हमने इसको हटा दिया तो क्या बचा, XC/R बचा। अगर हम बोल रहे हैं XC/R, तो पाई कितना है, फेज डिफरेंस जो वो π/3 है, तो मतलब यहाँ पे tan π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बोल रहा है कि X, ये C को रिमूव कर दो, तो C को रिमूव करने से भी जो फेज डिफरेंस है वो π/3 रह रहा है, तो tan π/3 कितना हो जाएगा, XL/R हो जाएगा, क्योंकि C को रिमूव करने से X भी नहीं रहेगा इस एक्सप्रेशन में। तो अल्टीमेटली क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि XC/R = XL/R, मतलब अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं, XC = XL। मतलब या इस सर्किट में ये बता रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि XC = XL है। XC = XL का मतलब क्या होता है कि जब एक एलसीआर सर्किट में XC इंडक्टिव रिएक्टेंस = कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है, तो सर्किट में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, और रेजोनेंस में क्या होता है कि जो पावर बोल रहे हैं कि पावर फैक्टर बताओ, सर्किट का पावर फैक्टर बताओ, तो सिंपल है कि रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1 होता है। रेजोनेंस में पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर cos phi, और ये होता है 1। रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर cos phi = 1, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज 1.0। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को क्या है कि पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट का कांसेप्ट होना चाहिए, सीरीज एलसीआर सर्किट का कांसेप्ट होना चाहिए, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, हो गया। इसको अब नीचे वाले का क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये है, देखो यहाँ पे बोला कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, मतलब यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहा है, तो ये प्रिज्म है। ठीक है, कोई स्मॉल एंगल प्रिज्म है, सपोज ये इसका एंगल ए है और ये स्मॉल एंगल है, बोल के दिया स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो यहां से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है ऐसे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, तो दूसरे फेस पे ये कैसे जा रहा है, नॉर्मली बाहर निकल रहा है ऐसे, मतलब यही बात कर रहा है यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, स्मॉल एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे फेस पे, पहले फेस पे क्या है, वन सरफेस पे वो स्मॉल एंगल आई से इंसिडेंट हो रहा है, और दूसरे फेस से क्या हो रहा है, नॉर्मली बाहर निकल रहा है। तो बोल रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू 1। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये एकदम सिंपल चीज है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको R1 लिखते हैं ना, और यहाँ पे क्या होता था, ऐसा फिगर देखो ध्यान से, ये हमने किया था जब, तो ऐसे जाता था, ऐसे करते थे, ड्रॉ करते थे, ऐसे ही, तो लगभग ऐसे ही ड्रॉ करते थे। ठीक है, कुछ इस तरह का ड्रॉ करते थे, तो ये होता था हमारा
ये होता था R1 और ये होता था R2, ठीक है ना, और ये होता था A, तो हमें क्या मिलता था, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मिलता था हमको, ये तो फॉर्मूला मिलता था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो R2 है, R2 तो यहाँ पे है ही नहीं, R2 कितना हो गया, 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, R2 0 है क्योंकि नॉर्मल, ये नॉर्मली पास कर रहा है ना, तो ये तो नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा, मतलब R2 0 है। सो अगर R2 0 है तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A, मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना हो गया, A हो गया, दैट इज A इज इक्वल टू R1। मतलब ये R1 नहीं लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म A लिख सकते हैं। तो अब क्या है, अब तो आसान हो गया ना, इसके और इसके बीच में हमें क्या करना है, हमें तो एंगल ऑफ प्रिज्म और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, तो अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन ए इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो साइन आई, क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो साइन आई को आई लिखा जा सकता है और साइन ए को ए लिखा जा सकता है, और म्यू तो म्यू है, सो आई इज इक्वल टू व्हाट, म्यू टाइम्स ए। तो ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कहां पे है, ये ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अभी ये देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये देखो, ये क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंट फिगर का एकदम आसान क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड द वैल्यू बोला है, वैल्यू निकालने के लिए बोला 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, ठीक है। तो ये इसमें रूल कौन सा लगेगा, डिफरेंशिएशन और डिफरेंस और एडिशन का रूल लगेगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें रूल, इसमें माइनस करते हैं कितना होगा, 9.99 है, उसको माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है 0.099, ठीक है ना। तो माइनस करें तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 10 से 1 9 1, 9 से 9 0, और यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 9 रह गया, ठीक है, और ये 9 रह गया, ठीक है। तो आंसर होगा 9.98, कितना होगा 9.99801, ठीक है। लेकिन बोला कि सिग्निफिकेंट रूल फॉलो करना है, तो सिग्निफिकेंट रूल फॉलो करने से क्या होगा, क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में मिनिमम कितना है, इसको हम रख कर दे, मिनिमम कितना है, मिनिमम कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 डिजिट का। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यही देखा जाता है कि मिनिमम कितने डिजिट के बाद हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो है। तो इसमें कितने 2 डिजिट के बाद है, तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। जो आंसर आएगा उसमें भी 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसमें कितना आएगा आंसर, तो 9.98। सो ये होगा इसका करेक्ट आंसर 9.98, मतलब ऑप्शन 3 जो है ये इसका करेक्ट है, 9.98 मीटर, ठीक है ना। 9.98 मीटर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो और आसान है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोर एटम मॉडल इज नॉट वैलिड। बार बार पढ़ा, बचपन से पढ़ के आ रहे हो क्लास 9 से। बोर एटम मॉडल इज नॉट वैलिड, किसके लिए वैलिड नहीं है, ये किसके लिए वैलिड होता है, पहले तो ये पता नहीं किसके लिए वैलिड होता है। वैलिड होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ये ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ पे पहला बोल रहे हैं कि सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, नियॉन एटम में से अगर सिंगली आयोनाइज्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो क्या ये हाइड्रोजन बन जाएगा या हाइड्रोजन की तरह रहेगा, नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दिस इज द ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए तो एप्लीकेबल है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए भी एप्लीकेबल है, ड्यूटेरियम के लिए तो एप्लीकेबल है ही। तो अल्टीमेटली किसके लिए वैलिड नहीं है, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप, ये वाला थोड़ा इसको रब करता हूं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है कि ये फिशन से दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये फिशन रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है, बट सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फिशन रिएक्शन पता होना चाहिए। बोला कि 235 यूरेनियम का आइसोटोप है, 23592, तो इसको बम्बार्ड किया गया है विद ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया गया। न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करने से हमको मिला क्या क्या मिला, बोला कि क्रिप्टन मिला 89 क्रिप्टन 36, ठीक है, प्लस हमको और मिला, क्या मिला, 3 न्यूट्रॉन्स मिला, 3 न्यूट्रॉन्स। तो बोला कि और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे ये कितना है 235 है, और ये कितना है 1, कितना हुआ 236, ठीक है, और यहाँ पे कितना 89 और ये 3 हो गया। तो एक्चुअली मिलेगा हमको ये एक्चुअली ये डायरेक्ट अगर हम मतलब यहाँ पे कुछ भी ना पता हो तो भी आदमी कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया है ये फिशन रिएक्शन का डायरेक्टली दिया है। तो हमें क्या पता है, यूरेनियम को जब बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से तो क्रिप्टन और बेरियम आता है। तो ऑप्शन में ढूंढना है कि बेरियम कहाँ पे दिख रहा है, बेरियम दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बेरियम दिख रहा है, तो ये होगा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा 144 बेरियम, ठीक है, 56, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है, एक स्पेस ले लिया, उसका इतना वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब कोई भी एक स्पेस ले लिया, ऐसे एक स्पेस ले लिया, कोई भी एक, उसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, स्पेस ले लिया, मतलब इससे सर्कल नहीं है, कुछ भी एक स्पेस ले लिया, उसका वॉल्यूम इतना है और पोटेंशियल बोल रहा है कि 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब इसका हर जगह क्या है, पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। तो बेटा यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब यहाँ पे ये जो v है, ये v तो चेंज हो नहीं, ये v क्या चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर फॉर कॉपर। कॉपर के लिए कौन सा ग्राफ होगा, इसमें से देख के बता सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ये ऑप्शन नंबर 4 जो ये करेक्ट है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, ये जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें आदमी को बहुत डाउट हो सकता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर है, मतलब ऐसे ले लेते, 2 सिलेंडर है, 2 चेंबर पे लेते हैं ना, ठीक है, 2 सिलेंडर है, ठीक है, और ए और बी, ये ए है ये बी है, ठीक है, ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दोनों का कैपेसिटी इक्वल है, मतलब वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम का है, ईच अदर आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक, दोनों को कनेक्ट किया है स्टॉप कॉक के थ्रू कनेक्ट किया। सपोज यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया, स्टॉप कॉक है, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, कनेक्टेड है। और बोला है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बोला है कि एंटायर सिस्टम इज इंसुलेटेड, ये एंटायर सिस्टम जो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब बाहर हीट वीट नहीं जा सकता यहाँ से, इस सिस्टम से। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको कैसे, एक स्टॉप कॉक से सेपरेट कर दिया है। और ए जो है ये एक आइडियल गैस, इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आइडियल गैस को रख दिया है, ठीक है। और ये बी को पूरा का पूरा खाली कर दिया है, इवाक्युएटेड। तो बोल रहा है कि अगर इस स्टॉप कॉक को खोल दिया जाए, इस स्टॉप कॉक को खोल दिया जाए तो प्रोसेस क्या होगा, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, देन व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस जो होगा, ये प्रोसेस क्या, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सडनली जब खोलेंगे तो इस चैम्बर का जो टेम्परेचर या जो प्रेशर वॉल्यूम जो चेंज होगा वो सडन होगा। सडन होगा मतलब ये सडन चेंज किस में होता है, कौन से प्रोसेस में होता है, चेंज होने का मतलब ऐसे बोल सकते, सडन चेंज का मतलब कोई चेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता है ना, यहाँ पर चेंज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खाली है। जैसे इसको ढक्कन खोलेंगे धड़ाक से इधर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, ऐसे ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन एडियाबेटिक प्रोसेस है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन जो है ये मीटर बीच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप है, हाँ गैस नहीं, लेफ्ट गैप है। तो पहले एक मीटर बीच ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक मीटर बीच है, एक वायर लगा है, ये वायर लगा है, मतलब ये मीटर बीच है, एक वायर है 100 सेंटीमीटर का ना, और यहाँ पे गैल्वेमीटर लगता है, ऐसे लगा दिया हमने गैल्वेमीटर जी, और यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसके लेफ्ट गैप में, मतलब इस गैप में ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो दिखा रहा हूँ, एक वायर है, ठीक है, लगा हुआ है, और बैलेंसेस है 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। जो राइट गैप है इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, और इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहा है एट ए पॉइंट। कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जिस पॉइंट पे बैलेंस कर रहा है, बैलेंस करने का मतलब गैल्वेमीटर में करंट क्या है, 0 है, और विच डिवाइड्स द ब्रीच वायर इन द रेशियो 3:2, मतलब इसको 3:2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे पॉइंट पे इसको गैल्वेमीटर का जोकी को रखा जाता है कि रेशियो 3:2 होने के बाद यहाँ का जो वायर है वो 10 ओम को बैलेंस कर लेता है, मतलब गैल्वेमीटर में करंट जाना बंद हो जाता है। इतना समझ में आ गया। तो बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वायर लगा है उसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा, मतलब इसका जो 1 ओम रेजिस्टेंस, इस तरह का वायर का अगर 1 ओम रेजिस्टेंस का वायर बनाना है तो कितना लंबा वायर चाहिए होगा। तो पहले तो हमको पता करना होगा कि इस वाले वायर का रेजिस्टेंस है क्या, तो लिख देते हैं ना x है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस कंडीशन है तो x/10 इज इक्वल टू 3/2 होगा, ठीक ना, p/q इज इक्वल टू r/s। तो x का मान कितना, x का वैल्यू कितना होगा, इसको 2 से 5 कर दो तो 5 3 15, तो 15 ओम होगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब बोला है कि इस वायर का लेंथ भी दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर। तो रेजिस्टेंस, ये जो वायर है 1.5 मीटर का, उसका रेजिस्टेंस है 15 ओम।
तो इसी वायर का अगर 1 ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो कितना मीटर कितना वायर चाहिए होगा, कितना लंबा वायर चाहिए होगा। तो हमको पता है ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये तो बेसिक बात है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 15 ओम जो है वो कितने का है, 15 ओम के बराबर 15 ओम इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। मतलब 1.5 मीटर वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो अगर मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो कितना वायर चाहिए होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 15 मीटर। डिवाइड कर दो, कितना होगा, पॉइंट डेसिमल हटा दो तो ये हो गया अपना 0.1 हो गया, 0.1 कैंसिल होगा, 0.1 होगा। तो 0.1 आंसर ऑप्शन में कहाँ है, 0.1 0.1 0.1 तो 1 तो 0.1 तो डायरेक्टली नहीं है, हाँ ये दिया हुआ है 1.0 into 10 to the power 1 का मतलब होता है 0.1। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जो है वो थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसको मैं रब कर दूं, ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते भी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो स्फेयर्स हैं, हाँ दो स्फेयर है यहाँ पे, दो स्फेयर है। एक ये रहा, ठीक है, यहाँ पे स्फेयर को अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये स्फेयर है और एक ये स्फेयर है। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, ठीक है। ये बड़ा है, हाँ, तो इसको R2 कर देता हूँ और इसको R1 कर देता हूँ। बोला है कि R1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R2 है। इतना याद है, इतना समझ में आ रहा है, यहाँ पे इतना है। और थ्रो 1 kR इन द रेशियो, मतलब इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 केल्विन का है, ठीक है। बोला है कि तो इसमें निकालना है कि रेशियो हीट कितना ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने में इन दोनों का टेम्परेचर का रेशियो कितना होगा। इसमें टेम्परेचर सपोज मान लो Q1 है, हीट बोला हीट रिक्वायर्ड, इसमें हीट Q1 है, इसमें हीट Q2 है, इसमें हीट Q1 है, इसको R2 बना है, हाँ ये R1 है, ठीक है। तो कितना होता है Q हीट इज इक्वल टू कितना होता है, MS del T होता है, यही तो होता है ना MS del T। और जो रेजिन टेम्परेचर वो कितना है, 1 केल्विन है। तो ये Q1 के लिए Q1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 S, तो दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि एक ही चीज यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, दोनों स्फेयर एक जैसे ही स्फेयर है। तो S स्पेसिफिक हीट S1 ऐसे लिख देता हूँ, del T दोनों के लिए सेम है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमको, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 होगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा ना, S del T इसके लिए और S del T इसके लिए भी कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है। M1 सिर्फ इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा क्योंकि साइज बड़ा है। तो मास को कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब स्फीयर है, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे यही करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई R1 क्यूब रो, और यहाँ पे होगा 4/3 पाई R2 क्यूब रो। तो रो गया, ये सब कट गया ना, तो R1 बाई R क्यूब। तो देख लो क्या कितना हो गया, ये R1 बाई R2 का क्यूब, R1 बाई R2 का क्यूब। हाँ, अब बोला है कि R1 जो है वो 1.5 टाइम्स R2 है, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स R2 का मतलब कितना होता है, 1.5 टाइम्स का मतलब होगा 3/2 R2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे, अगर इसको मैं रब कर दूं, तो देखो यहाँ पे ये बोला है R1 इज 1.5 टाइम्स, यहाँ पे दिया हुआ है R1 इज 1.5 टाइम्स R2, मतलब 1.5 का मतलब है तो 3/2 हो गया। तो यहाँ पे अगर लिखे 3/2 तो R2 हो जाएगा, R2 कट जाएगा तो 3/2 R क्यूब होगा, कितना होगा, तो 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 27/8 कहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आसान था, एकदम आसान था। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट बाय द वे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देख लेते हैं इन दो क्वेश्चन को। ये मतलब लास्ट ही होगा मेरा, और नहीं करूंगा, ठीक है। इतना कर लिया, और कोई प्रॉब्लम होने से कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया है कि रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर में बैंड दिया हुआ है, येलो है, वायलेट है और ब्राउन है, ठीक है। इस तरह से ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, येलो वायलेट ब्राउन और गोल्ड। तो बोला है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये तो आसान है। तो पहला बैंड जो येलो है, येलो कितने में होता है 4 होता है, ठीक है। वायलेट कितने में होता है 7 में होता है, 7 इनटू तीसरा वाला बैंड क्या है, ब्राउन है, ब्राउन क्या होता है 10 to the power 1 होता है, प्लस माइनस 5%, गोल्ड का 5% होता है। तो कितना हो गया
47 इंटू 10⁻⁴ का मतलब 470 ओम और प्लस माइनस कितना है 5%। सो दिस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये इसका एकदम आसान क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोला कि सॉलिड्स व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन से सॉलिड का जो है वो निगेटिव होता है, तो जनरली क्या है कि सेमीकंडक्टर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से सेमीकंडक्टर्स ओनली होना चाहिए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इंसुलेटर्स का भी होता है, बट इंसुलेटर्स का जो है ना वो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर अगर है देन इंसुलेटर्स का भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब टेम्परेचर का कोई बात नहीं बोला है तो कोई ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। बट पता नहीं इसका एग्जैक्ट आंसर मैं मतलब मैं नहीं बोल सकता, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स ओनली होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स तो होता ही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसुलेटर्स भी होता है, हाई टेम्परेचर पे इंसुलेटर का भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है। तो ये हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर की बात नहीं की है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सेमीकंडक्टर पे टिक लगा देते हैं। जिसने सेमीकंडक्टर पे टिक लगाया होगा दैट इज करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे मैंने अभी तक 15 to 16 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, और अगर क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके बताना है। काफी मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है एक एक करके, फिर समझाना पड़ता है ना, टाइम लगता है क्योंकि लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लाइव आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और, ठीक है। ओके, थैंक यू।